अच्छा, आवाज आ रही है। और क्या नाम है, स्क्रीन आप लोगों को नहीं दिख रही है? अच्छा, तो ये स्क्रीन का इशू क्यों हो रहा होगा विशाल? एक मिनट, हाँ, मैं शेयर कर दूं। अच्छा, एक मिनट, देखते हैं इसको। हो गया शेयर? क्या अब मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? ओके, ग्रेट। ठीक है, ठीक है विशाल। So now I hope you are seeing the screen. Just hold on. I don't know what is happening in this case. Okay, now we are moving to our topic again. I hope आप सब लोगों को अब क्लियरली दिख रहा होगा और मेरी आवाज भी क्लियरली आ रही है। कोई एक बच्चा रिप्लाई कर दो बस। So yes, so now I think it is visible, right? ठीक है। हमने अभी तक जो जाना वो ये जाना कि जो हमारा इकोनॉमिक्स है, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो हमारा इकोनॉमिक्स ओइकोनोमिया वर्ड से बना है, जिसमें हमने अभी आपसे डिस्कस किया कि ओइको प्लस नोमोस से ये हमारा बना है। ठीक है, ओइको मतलब होता है हाउस होल्ड और नोमो मतलब होता है स्टडी। डन। इसी तरीके से हमने जाना कि इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं, जिसमें अर्थ का मतलब मैंने आपको बताया मनी और शास्त्र का मतलब किसी चीज की स्टडी। तो इकोनॉमिक्स एक स्टडी ऑफ मनी भी है और उसी के थ्रू हम मैनेज करते हैं हाउस होल्ड के टास्क को। ठीक है, अब हम बात करते हैं फाइनल डेफिनेशन की, जिसमें हमने तीन वर्ड देखे: रैशनल, मैनेजमेंट ऑफ और स्कैर्स नेचुरल इकोनॉमिक रिसोर्सेस। अब ये तीनों वर्ड का मतलब क्या है? अब हम अगर जरा इन तीन वर्ड्स को समझें तो रैशनल वर्ड का मतलब होता है लॉजिकल या एनालिटिकल पावर किसी चीज की, यानी कि कोई भी डिसीजन जब भी हम लेते हैं तो हम उसको बहुत सोच समझ कर लेते हैं। किसी भी चीज में जो भी हमें अंडरस्टैंड करना है तो बहुत सोच समझ कर अंडरस्टैंड करेंगे। तो रैशनल वर्ड का मतलब होता है लॉजिकली हमने हर चीज को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, दूसरा जो शब्द है वो है मैनेजमेंट ऑफ। मैनेजमेंट ऑफ का क्या मतलब होता है? जैसे हमारे जो भी रिसोर्सेस होते हैं हम उसे किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, और इस मैनेजमेंट को करने का पर्पस जो होता है वो होता है कि एक डिसीजन तक पहुंचना, एक फाइनल डिसीजन तक पहुंचना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट ऑफ। तो अभी तक आपने दो वर्ड समझ लिए, एक वर्ड समझ लिया आपने रैशनल और एक वर्ड समझ लिया आपने मैनेजमेंट ऑफ। तीसरी चीज जो है इसमें वो है आपका स्कार्स नेशनल इकोनॉमिक रिसोर्सेस। अब ये स्कार्स नेशनल इकोनॉमिक रिसोर्सेस क्या है? स्कार्स मतलब होता है किसी भी चीज की कमी, लैक। ठीक है, नेशनल इकोनॉमिक रिसोर्सेस ये वर्ड क्या है, इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर हम बात रिसोर्सेस वर्ड की करें तो इसमें हमारे पास जनरली चार चीजें आती हैं, जैसे लैंड आता है, लेबर आता है, राइट, कैपिटल आता है यानी कि पैसा,
मशीन आता है ना, और हमारे एफर्ट्स आते हैं, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप आती है। ठीक है, तो ये बेसिकली इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेस बोलते हैं। अब इन रिसोर्सेस का, इन स्कार्स रिसोर्सेस का जिनकी हमारे पास कमी है, स्कार्सिटी है, उन स्कार्स रिसोर्सेस को हमने कितने बेटर तरीके से लॉजिकली, एनालिटिकली अंडरस्टैंड करने के बाद कैसे उनका मैनेजमेंट करना है और एक डिसीजन तक पहुंचना है, यही हमारी एडवांस डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो आई होप आपको इकोनॉमिक्स का बेसिक मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारे पास दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं। पहली अप्रोच जो है हमारे पास वो है ट्रेडिशनल अप्रोच, और दूसरी अप्रोच है हमारे पास मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल का मतलब होता है जो हम पहले सोचा करते थे, इसको हम क्लासिकल अप्रोच भी कह सकते हैं। क्लासिकल मतलब क्या, जो हम पहले हमारा थॉट होता था इकोनॉमिक्स के बारे में, तो पहले का थॉट क्या था उसको हम कहेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच, और जो आज का करंट थॉट है उसको हम कहेंगे मॉडर्न अप्रोच। अब पहले ट्रेडिशनल अप्रोच समझ लेते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, एक सोशल साइंस है। आपकी हेल्प के लिए मैंने इसमें अंडरलाइंस कर दी हैं ताकि आपको इसके कीवर्ड समझ में आ जाएं और आपको समझ में आए कि भैया कौन सी चीजों पर फोकस ज्यादा करना है, राइट। सो सबसे पहला शब्द क्या है हमारा, इकोनॉमिक्स एज अ इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स एक सोसाइटी की साइंस है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की साइंस नहीं है, पूरी सोसाइटी के लिए, सोसाइटी एज अ होल है। दूसरा वर्ड है, दूसरी स्टेटमेंट है इसमें, इट स्टडीज मैन्स बिहेवियर एज अ रैशनल सोशल बीइंग। हम इसमें लेकर चलेंगे कि जो भी लोग सोसाइटी का पार्ट हैं, या जो भी लोग हम इकोनॉमिक्स के अंदर कंसिडर करेंगे, हम उन लोगों को क्या कंसिडर करेंगे कि ये लोग हमारे लिए रैशनल हैं, ये लोग सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, लॉजिकली एंड एनालिटिकली दे आर वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, तो सेकंड हम इसमें हमेशा ये लेकर चलेंगे कि आदमी क्या है, एक रैशनल एनिमल है, राइट। थर्ड पॉइंट इज इट इज कंसिडर्ड एज अ साइंस ऑफ वेल्थ इन रिलेशन टू द ह्यूमन वेलफेयर। अब इसमें अगर हम देखें तो दो वर्ड आए, एक वर्ड आया वेल्थ और एक वर्ड आया वेलफेयर। ठीक है, अब इसको हम बहुत अच्छे तरीके से अभी आगे डेफिनेशंस में समझने वाले हैं। एक डेफिनेशन होगी वेल्थ की, एक डेफिनेशन होगी वेलफेयर की। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है अर्निंग एंड स्पेंडिंग ऑफ इनकम वाज कंसीडर्ड टू बी एंड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हम पहले क्या सोचा करते थे कि हमने केवल क्या करना है, अर्न करना है, कमाना है, और उसको क्या कर देना है, खर्च कर देना है, बस इसी की मैनेजमेंट को ही इकोनॉमिक्स कहा करते थे। बट मॉडर्न डेफिनेशन में इसका थोड़ा सा एस्पेक्ट चेंज हो गया है, ऐड हो गया है। हम कहेंगे अर्निंग और स्पेंडिंग तो है ही, साथ में और भी एस्पेक्ट्स हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है वेल्थ वॉज कंसिडर्ड एज अ मीन्स टू एन एंड, और द एंड बीइंग ह्यूमन वेलफेयर। हम मीन्स और एंड्स की बात करते थे। एंड्स और मीन्स का क्या मतलब होता है, मीन्स मतलब क्या हमारे पास रिसोर्सेस हैं, कैसे हम उसकी मैनेजमेंट करें, और कैसे हम अपने उन रिसोर्सेस के थ्रू हम अपने आप को एक सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करें, हम कैसे उससे, उन सारे रिसोर्सेस से एक सेटिस्फैक्शन गेन करें, ये हमारा मेन पर्पस हुआ करता था वेल्थ के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एन इंडिविजुअल ईदर एज अ कंज्यूमर और एज अ प्रोड्यूसर कैन ऑप्टिमाइज हिज गोल इन इज एन इकोनॉमिक डिसीजन। अब इसका क्या मतलब है, हमारे पास जो इंडिविजुअल्स होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर वो कोई भी हो सकता है, एक कंज्यूमर भी हो सकता है, एक प्रोड्यूसर भी हो सकता है। ठीक है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर हमारे पास एज एन इंडिविजुअल हम ले सकते हैं। अगर हम सिंपली अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इनमें इन दोनों कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, इसमें हमने क्या देखना है कि ये कैसे अपने गोल्स को ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज मतलब कैसे मैक्स टू मैक्स बेनिफिट लेते हैं, और क्या उनका इकोनॉमिक डिसीजन रहेगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, एक कंज्यूमर जो है वो उसका मेन इकोनॉमिक डिसीजन क्या होता है, या उसका मेन गोल क्या होता है,
कि वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करे जो भी वो कंजप्शन कर रहा है। सिमिलरली अगर हम प्रोड्यूसर की तरफ देखें तो प्रोड्यूसर क्या सोचता है कि हमें मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट जनरेट करना है, हमने अपनी सेल्स को बढ़ाना है, हमने अपनी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करनी है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर यहाँ पर दोनों अपने गोल्स को क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। ये ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाह रहा है बेसिकली, अगर हम इसका एक मेन एम ले, और इसका मेन एम क्या है, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन गेन करना। जो भी वो कंजप्शन कर रहा है, जिसके लिए वो पे कर रहा है, उससे उसे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन कैसे हो जाए। तो बेसिकली यही इन दोनों के क्या होते हैं, गोल्स होते हैं, और इन्हीं को ये ऑप्टिमाइज करते हैं। और इसी को जब वो डिसीजन लेते हैं तो उसके लिए उसको हम क्या कहते हैं, एक इकोनॉमिक डिसीजन है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स लाइज इन एनालाइजिंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड सजेस्टिंग द पॉलिसी मेजर्स। इसमें दो बातें आई, एनालाइजिंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हम जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं उनको हमने कैसे एनालाइज करना है, और उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम कौन कौन सी पॉलिसीज क्रिएट करेंगे, ये भी हम इकोनॉमिक्स में पढ़ा करते थे। कब, जब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, जैसे मैं अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में दो बेसिकली चीजें आती हैं। पहली चीज आती है आपकी स्कार्सिटी, और दूसरी चीज आती है चॉइस। स्कार्सिटी मतलब क्या होता है, बेसिकली किसी चीज की कमी, और चॉइस का मतलब होता है कि दो चीजों में से, दो ऑप्शंस में से एक को चूज करना। तो स्कार्सिटी और चॉइस, ये जो दो चीजें हैं, ये हमेशा साथ साथ चलती हैं। स्कार्सिटी और चॉइस, ये दोनों चीजें इकट्ठा चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप सपोज करो किसी गारमेंट्स की शॉप में गए, ठीक है, गारमेंट्स की शॉप में गए, और वहां आपको दो चीजें पसंद आ गई, एक ए और एक बी। ये दो चीजें पसंद आ गई, दोनों के वैल्यू 500 रुपए है। दोनों की जो अमाउंट है, आप 500 रुपए पे करेंगे तो आपको मिलेगा, ए भी 500 रुपए का है, बी भी 500 रुपए का है। एंड नाउ यू हैव ओनली 500 रुपीज इन योर पॉकेट। तो अब क्या होगा, इसमें क्या हो गया, क्या आप दोनों चीजें खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते, बिकॉज इसके लिए आपको टोटल 1000 रुपीज चाहिए, बट आपके पास है कितने, केवल 500 रुपए। तो ये 500 रुपए आपके पास कम है, इसीलिए आपके पास पैसे की क्या हो गई, स्कार्सिटी हो गई। और चॉइस क्या है आपके बीच में, आपके पास ए और बी में। तो अब आप चूज करेंगे कि भाई हम जीन्स लें या शर्ट लें या क्या लें, इन दोनों में से, राइट। तो अगर स्कैरसिटी है तभी चॉइस करना पड़ा। सोचो अगर आपके पास 500 की जगह 5000 रुपए होते तो हम दोनों ही खरीद लेते, तो ना स्कार्सिटी होती ना चॉइस होती। इसी वजह से हम हमेशा कहते हैं कि स्कार्सिटी और चॉइस ये दोनों हमेशा एक साथ चलते हैं। स्कार्स रिसोर्सेस हैं, मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि जो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं, नेशनल इकोनॉमिक रिसोर्सेस, वो स्कार्स हैं, कम हैं, और इसी वजह से हमें चॉइस की प्रॉब्लम अराइज होती है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। और इसी को सॉल्व करने के लिए हम क्या बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, ताकि ये प्रॉब्लम्स को, इस प्रॉब्लम से हम बाहर आ सकें। ठीक है, अब बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच की। मॉडर्न अप्रोच में अगर हम समझें तो ये किस बारे में बात करता है, लिखा है इट सीक्स टू एक्सप्लेन व्हाट द प्रॉब्लम इज एंड हाउ इट टेंड्स टू बी सॉल्व्ड। जैसे इसमें किसके बारे में बात करी थी, प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी थी, लेकिन इसमें केवल और केवल प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करता है। इसमें ये देखता है कि प्रॉब्लम क्या है और इसको सॉल्व कैसे किया जाना है, इसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। ये मॉडर्न अप्रोच के अंदर हम कंसिडर करते हैं, जो पहले नहीं किया करते थे। हम पहले क्या करते थे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती थी, उसके लिए पॉलिसीज बनाना शुरू कर देते थे। लेकिन अब क्या है, हम इसका पॉसिबल जितने ज्यादा सॉल्यूशंस हो सके उतने ज्यादा सॉल्यूशंस सोचते हैं, ताकि हम उस प्रॉब्लम को टाइमली क्लियर कर पाए। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर है, इन मॉडर्न टाइम इट इज बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस या इकोनॉमिक्स। अब ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव क्या मतलब होता है इनका, थोड़ा सा मैं यही बता देता हूँ, आगे भी हम इस पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। पॉजिटिव
इकोनॉमिक्स या पॉजिटिव साइंस अगर हम बात करें या नॉर्मेटिव वर्ड की बात करें, तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। पॉजिटिव का मतलब होता है फैक्ट्स के ऊपर बात करना, क्या प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम है, ठीक है। नॉर्मेटिव वर्ड जो है वो नॉर्म वर्ड से बना है। नॉर्म वर्ड का मतलब होता है रूल, ठीक है। यानी कि क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड बी। तो नॉर्मेटिव बात फैक्ट्स पर नहीं करता, नॉर्मेटिव बात करता है क्या होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होना चाहिए था, इसके बारे में बात करता है नॉर्मेटिव। और पॉजिटिव किसके बारे में बात करता है, क्या प्रॉब्लम है। तो मॉडर्न अप्रोच में मैंने जैसे आपको ऊपर बताया था कि केवल और केवल प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करता, प्रॉब्लम तो ठीक है वो तो है ही कि क्या प्रॉब्लम है, फैक्चुअल अभी फैक्चुअल प्रॉब्लम क्या है इसके बारे में तो बात करेगा ही करेगा मॉडर्न इकोनॉमिक्स, लेकिन साथ के साथ वो इसके बारे में भी बात करेगा कि इसकी जगह पर क्या होना चाहिए, क्या एक रियल और सही सिचुएशंस होनी चाहिए। तो ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स में, मॉडर्न अप्रोच में हम बात करते हैं, ठीक है। अगला अगर हम देखें तो इसमें क्या लिखा है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ इकोनॉमिक्स आर मोर नॉर्मेटिव देन पॉजिटिव। यानी कि ये फैक्चुअल डेटा पे कम, लेकिन अगर हम बात करें नॉर्मेटिव यानी कि क्या होना चाहिए इसके ऊपर ज्यादा बात करता है। मॉडर्न अप्रोच में यही तो एक नई चीज है जो ऐड हुई है, नहीं तो पॉजिटिव तो हम पहले से ट्रेडिशनल अप्रोच में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेडिशनल और अगर हम मॉडर्न अप्रोचेस की बात करें तो इसमें बेसिकली क्या गैप है कि ट्रेडिशनल अप्रोच एक पॉजिटिव अप्रोच लिए हुए है जिसमें वो क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, किस किस प्रॉब्लम के बारे में हम बात कर रहे थे, ये हम ट्रेडिशनल अप्रोच में देखेंगे। और इनके पॉसिबल क्या होना चाहिए, पॉसिबल सॉल्यूशंस, और क्या इस ये नहीं होता तो क्या होता, आइडियल सिचुएशन क्या होती, इसके बारे में हम बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच में, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं इंपॉर्टेंस की कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो बेसिकली अगर आप इसे समझें तो अभी तक के सेशन में आपने समझ लिया होगा कि बेसिकली हम एक डिसीजन मेकिंग लेने के लिए, एक सही इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं। और इकोनॉमिक्स का यूज कैसे किया जाएगा, पहले हमें अपने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स है क्या इन टोटलिटी, और उसके बाद उस नॉलेज के थ्रू हमें एक सही इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग पर पहुंचना होता है। यही हमारी इकोनॉमिक्स की क्या है, इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि ये वाला फर्स्ट पार्ट हमारा बेसिकली क्लियर हो गया, फर्स्ट सेक्शन हमने बात कर ली है, बहुत छोटा सा सेक्शन था। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर। इसमें हम सबसे पहली डेफिनेशन जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं एडम स्मिथ की, इसको हम वेल्थ डेफिनेशन भी कहते हैं। और वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या कहती है इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो ये थे मिस्टर एडम स्मिथ, बेसिकली इनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में लिखना शुरू किया था। इनके हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है जिसके अंदर हम वेल्थ ऑफ नेशन और उसके कॉजेस के बारे में बात करते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन एंड उसके कॉजेस, इसके बारे में हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर एज पर मिस्टर एडम स्मिथ, ठीक है। अब इस डेफिनेशन का क्या मतलब हुआ ये आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ स्टडी ऑफ वेल्थ ओनली। इन्होंने कहा कि इन्होंने हर चीज को वेल्थ की टर्म्स में देखा। अब हमें वेल्थ समझना पड़ेगा कि वेल्थ किसे कहते हैं। अगर हम वेल्थ की बात करें तो वेल्थ एक बहुत ना ब्रॉड वर्ड है, लेकिन मिस्टर एडम स्मिथ ने वेल्थ को केवल एक मनी के तौर पर लिया, पैसे के तौर पर बस। इनके लिए वेल्थ मतलब क्या, केवल एक मटेरियल या टेंजिबल गुड, एक मनी के तौर पर इन्होंने केवल इस चीज को देखा। तो इन्होंने क्या कहा कि जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस ऑफ स्टडी ऑफ वेल्थ है, यानी कि वेल्थ की स्टडी है केवल, यानी कि पैसे की स्टडी है, जो आप पहले भी डिस्कस किया अर्थशास्त्र के अंदर कि पैसे की स्टडी के
कोई के होने की वजह से ही हम इसे अर्थशास्त्र कहते हैं। तो एडम स्मिथ भी उस बात को एक्सेप्ट करते हैं, वो कहते हैं यस ये एक मनी की स्टडी है और इसकी को हम कहते हैं मटेरियल एंड टेंजिबल गुड्स, जो चीजें हमें बेसिकली दिखती हैं। ठीक है, अब इस पैसे से हमारे को बेसिकली 3 चीजों के ऊपर ध्यान देना होता है। सबसे पहला है हमारा प्रोडक्शन, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा है कंजप्शन। ठीक है, ये 3 चीजें हमने समझनी है इस पॉइंट के अंदर। प्रोडक्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और कंजप्शन क्या होता है। बहुत सिंपल वर्ड्स हैं, जरा हम इसे समझ लेते हैं। देखिए, बड़ा सिंपल सी चीज है कि सबसे पहले हम इकोनॉमी के अंदर क्या करते हैं, किसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले हम उस चीज को प्रोड्यूस करते हैं, रॉ मटेरियल लाए और हमने फाइनल गुड प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। हमारा सेकंड चैलेंज क्या होगा कि इसको कैसे मार्केट तक पहुंचाएं, क्योंकि यहाँ पर कौन है, कस्टमर है, जो कि क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, कंजप्शन करेगा। ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन और कंजप्शन की को मिलाने के लिए बीच में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो 3 ये चीजें हैं जिसके बिना इकोनॉमी पॉसिबली नहीं चल सकती। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले सपोज करिए एक किसान है, किसान ने चावल गेहूं उगाया, कस्टमर है जिसे चावल और गेहूं कंज्यूम करना है, लेकिन इन दोनों के बीच में ट्रांसपोर्टेशन है जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगा। ठीक है, तो बेसिकली इन 3 चीजों को ही कंसिडर किया गया वेल्थ की डेफिनेशन में। उन्होंने कहा, और ये सब चीजें किससे रिलेटेड है, आप अगर समझें तो ये सारी चीजें पैसे से रिलेटेड है। ये पैसे देकर खरीदेगा, ये पैसे से पहुंचाएगा और ये पैसे को लगाकर इन्वेस्ट कर कर ही प्रोड्यूस करेगा। तो बेसिकली ये 3 चीजें ही वेल्थ की डेफिनेशन में पढ़ी जाती हैं। अगर हम आगे बात करें कि ये और किसके बारे में डील करता है, डील्स विद द कॉजेज बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ वेल्थ। कैसे हम पैसा कमाएं, कैसे करें, या क्या हम लेबर का यूज करें, कैपिटल लगाएं, है ना, या सर्विसेज दें। ठीक है, और उसके बदले में हमें पैसा मिले। तो ये क्रिएशन ऑफ वेल्थ की बात करता है। ठीक है, फाइनली 4th पॉइंट है, मैंने आप जैसे आपको बताया कि इसने वेल्थ का मतलब क्या लिया, वेल्थ का मतलब केवल लिया पैसा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि वेल्थ एक काफी ब्रॉडर वर्ड है, उसके अंदर केवल और केवल पैसा ही नहीं आता, पैसा तो आता है, साथ में और क्या क्या चीजें आती हैं, कई सारी चीजें आती हैं। ठीक है, जैसे फाइनेंशियल वेल्थ तो हम बोल सकते हैं कि उसमें आता ही है, जिसमें एडम स्मिथ ने फोकस किया, लेकिन इसके साथ साथ सोशल वेल्थ भी आती है, यानी कि आपका स्टेटस। आप जब पैसा कमा लेते हैं, आपने बिजनेस स्टडीज में अगर आपने पढ़ा हो तो मैस्लोस नीड्स पढ़ी थी आपने, याद होगा आपको। तो वो बहुत सारी नीड्स होती थी, हमारी 5 होती थी, जिसमें हम बेसिक नीड्स कहते थे, साइकोलॉजिकल नीड्स कहते थे, है ना, फिजियोलॉजिकल नीड्स कहते थे। वो बहुत सारी नीड्स होती थी हमारे पास। वही सारी नीड्स हैं जिसमें सबसे पहला हमारे को क्या जरूरी है, पैसा। एक बार पैसा आ गया तो क्या जरूरी है, स्टेटस। मान लो स्टेटस भी मिल गया तो अब क्या जरूरी है, फ्रीडम। फ्रीडम के बाद हमें लास्टली हेल्थ भी बहुत जरूरी है। तो ये चारों चीजें वेल्थ ही कहलाती हैं। अगर आपके पास केवल पैसा है और आप हेल्दी नहीं है तो आप वेल्दी नहीं कहे जाएंगे। आप उस पैसे का कितना बेटर तरीके से यूज कर रहे हैं ताकि आप उससे हेल्थी भी रहें, आपका स्टेटस भी मेंटेन रहे, आप फ्रीडम में भी रहें, इसी को हम क्या कहते हैं, वेल्थ कहते हैं। लेकिन एडम स्मिथ ने इन सारे पॉइंट्स को नहीं देखा, इसको भी नहीं देखा, इसको भी नहीं देखा और इसको भी नहीं देखा। इसने केवल और केवल फाइनेंशियल वेल्थ को ही कंसिडर किया और यही इसके क्रिटिसिज्म का कारण बना। इसी की वजह से एडम स्मिथ की क्या होती है, क्रिटिसिज्म होती है। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि इसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ दिस डेफिनेशन। इसमें क्या क्रिटिसाइज किया गया, क्यों क्रिटिसाइज किया गया एडम स्मिथ की डेफिनेशन को। तो सबसे पहले इसमें लिखा है वेल्थ इज ऑफ नो यूज अनलेस इट सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। इसमें ह्यूमन वांट्स के बारे में बात ही नहीं की गई। इसने कहा कि भैया वेल्थ ही वेल्थ, और वो भी मटेरियल वेल्थ। वेल्थ पे फोकस किया सारा का सारा, और वो भी कौन सी वेल्थ पे फोकस किया, मटेरियल वेल्थ पे फोकस किया, पैसे के ऊपर।
इसने कहा कि जो वेल्थ है, बाकी इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा कि जो वेल्थ है यानी कि जो पैसा है उसका कोई भी यूज नहीं है अगर वो ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई ना कर पाए, अगर वो उसे स्टेटस ना दे पाए, अगर उसे हेल्थ ना दे पाए, है ना, तो उसका कोई वेल्थ का, मटेरियल फाइनेंशियल वेल्थ का कोई भी यूज नहीं है। तो ये इसकी पहली क्रिटिसिज्म का रीजन बना। दूसरा, इसने क्या क्रिटिसिज्म, सेकंड पॉइंट पर हम क्या पढ़ रहे हैं, इट गिव्स एम्फेसिस टू द वेल्थ एंड स्टेप डाउन द मैन इन द सेकेंडरी प्लेस। इसने इंसानों को, ह्यूमन बीइंग्स को पीछे छोड़ दिया और वेल्थ को, पैसे को फोकस किया, जो कि एक गलत थॉट है। इसका सेकंड रीजन बना। थर्ड रीजन क्या है, इट गिव्स द डेफिनेशन ऑफ वेल्थ इन अ वेरी नैरो वे। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसने वेल्थ में केवल और केवल कौन सी वेल्थ को कंसिडर किया, फाइनेंशियल वेल्थ को। इसने ना स्टेटस को देखा, ना हेल्थ को देखा, ना किसी और चीज को, राइट। तो ये वजह रही इसके क्रिटिसाइज करने की इसको, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी डेफिनेशन पे, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरी डेफिनेशन है हमारे पास अल्फ्रेड मार्शल की, इसको हम वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। तो ये थे मिस्टर अल्फ्रेड मार्शल, ये काफी अच्छे इकोनॉमिस्ट हुए, इन्होंने ह्यूमन वांट्स और सेटिस्फैक्शन के ऊपर बहुत ध्यान दिया। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैन। जिस चीज पे एडम स्मिथ ने फोकस नहीं किया था, इन्होंने उस चीज पे फोकस किया। एडम स्मिथ ने पैसे पर, मनी पर फोकस किया था, अल्फ्रेड मार्शल ने मैन पर फोकस किया। इन्होंने क्या कहा कि हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उसमें हमें ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में मैन के ऊपर थॉट लेना चाहिए, मैन के बारे में पढ़ना चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि भाई हम इसमें एग्जामिन क्या करेंगे, हाउ अ पर्सन गेट्स हिज इनकम एंड हाउ ही इन्वेस्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इस पूरी डेफिनेशन का मुझसे अगर समरी पूछेंगे तो यही इसकी समरी है, हाउ अ पर्सन गेट्स हिज इनकम एंड हाउ ही इन्वेस्टेड। कैसे वो पैसा कमाता है और कैसे वो उसे यूटिलाइज करता है, इन्वेस्ट करता है, ताकि वो और ज्यादा पैसा कमा सके। तो इसने मैन के ऊपर ज्यादा फोकस किया बजाय पैसे के। इन्होंने पैसे के सही यूटिलाइजेशन के ऊपर डेफिनेटली बात करी, बट इनका पर्पस मनी नहीं बल्कि मैन का सेटिस्फैक्शन था, ठीक है। तो इसीलिए हम इधर, मैंने देखो आपको मेंशन किया होगा, इट इज अ स्टडी ऑफ वेल बीइंग, कि कैसे आदमी खुश रहे, सेटिस्फाई रहे, इसकी स्टडी को ही इन्होंने इकोनॉमिक्स कहा, ठीक है। अब हम जरा इसके फीचर्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि फीचर्स क्या क्या है। बेसिकली हमारे पास इसके तीन फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर है, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ दोस एक्टिविटी दैट आर कंसर्न्ड विद द मटेरियल वेलफेयर। मटेरियल वेलफेयर, यहाँ पर मटेरियल वेल्थ नहीं लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, मटेरियल वेलफेयर। क्या क्या उसकी वेलफेयर्स हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे अभी बताया, हेल्थ हो सकता है, स्टेटस हो सकता है, ये सारी चीजें वेलफेयर के अंदर इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि केवल पैसे से कुछ नहीं होगा, उसकी वेलफेयर को पहले फोकस करना पड़ेगा और उसी को हम इकोनॉमिक्स कहेंगे, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। द स्टडी इंक्वायर्स हाउ एन इंडिविजुअल गेट्स हिज इनकम एंड हाउ ही यूजेस इट। जो मैंने अभी आपको ऊपर भी कहा था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो कैसे पैसा कमाता है और कैसे उसका यूज करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा कमाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको सही तौर पे इन्वेस्ट करना ताकि आपकी लाइफ में वेलफेयर आए, ये ज्यादा जरूरी है, ठीक। थर्ड पॉइंट है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्सनल एंड सोशल एक्टिविटीज कंसर्न्ड विद द मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ वेलबींग। यानी कि इसने कहा कि जो आपकी इकोनॉमिक्स है ये केवल और केवल वेल्थ के बारे में नहीं है, ये सोसाइटी के बारे में, एक सोशल एक्टिविटी के बारे में, जिसके ऊपर एडम स्मिथ ने फोकस नहीं किया था, इसने फोकस किया। इसने कहा हम मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ वेल बीइंग, ये आपको याद होगा मैंने अभी ऊपर भी लिखा था, वेल बीइंग में फोकस किया था। तो वेल बीइंग के इन्होंने ऊपर ज्यादा फोकस किया बजाय मटेरियल वेल्थ के, ठीक है। तो ये रहे इनके बेसिक बेसिक पॉइंट्स। इसके बाद हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म की, कि इनको भी क्रिटिसाइज किया गया। अब क्यों किया गया इसके बारे में समझ लेते हैं। इसमें लिखा है कि इट रिस्ट्रिक्ट्स द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स टू स्टडी ऑफ पर्सन्स लिविंग। अब दिक्कत क्या रही, इन्होंने केवल और केवल
पर्सन की लिविंग के बारे में ही डिस्कस करना शुरू कर दिया, बाकी सारी चीजें इन्होंने छोड़ दी। ठीक है, अब इसमें क्या है लिखा है, वेलफेयर इन एक्चुअल हैज अ वेरी वाइड मीनिंग विच इज नॉट क्लियर्ड इन दिस डेफिनेशन। यहाँ पे दिस वर्ड मैंने स्पेलिंग गलत कर दी है, दिस डेफिनेशन। तो इन्होंने अपनी जो वेलफेयर की डेफिनेशन में केवल और केवल बहुत नैरो एस्पेक्ट लिया। वेलफेयर भी बहुत बड़ा एस्पेक्ट रखता है, वो क्या है वो हम आगे समझेंगे, लेकिन इन्होंने वेलफेयर को एक बहुत छोटे नजरिए से देखा, एक केवल इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव में देखा, ना कि कंप्लीट। वेलफेयर में और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। वेलफेयर में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, वेलफेयर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आपसे कि आपकी इनकम पहले साल तो बढ़ गई, लेकिन दूसरे साल नहीं बढ़ी, तीसरे साल नहीं बढ़ी, चौथे साल नहीं बढ़ी, आपका एक रेगुलर ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो वो फिर हम उसको वेलफेयर काउंट नहीं कर सकते। केवल एक बार आपके अच्छे नंबर आ गए तो क्या वो वेलफेयर हो जाएगा? नहीं, वो वेलफेयर नहीं होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए आपकी पढ़ाई में भी। सिमिलरली अल्फ्रेड मार्शल ने भी केवल पैसा कैसे कमाया जाएगा और उसका कैसे यूटिलाइजेशन होगा इसके ऊपर तो बात की, लेकिन ग्रोथ कैसे होगी, रेगुलर ग्रोथ कैसे होगी, इन्होंने उसके ऊपर बात नहीं करी। इसीलिए इन्होंने वेलफेयर का केवल एक एस्पेक्ट देखा, दूसरा एस्पेक्ट इन्होंने नहीं देखा। आपको बात समझ में आ गई? तो इसी तरीके से अल्फ्रेड मार्शल के डेफिनेशन ऑफ वेलफेयर यहां पर एंड होती है। अब हम तीसरी डेफिनेशन पर चलते हैं। तीसरी डेफिनेशन है आपकी स्कार्सिटी की डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स स्कार्सिटी के बारे में पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट है। ये कहा मिस्टर लायनल रॉबिन्स ने। ये थे मिस्टर लायनल रॉबिन्स, और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ें वो केवल एंड्स एंड स्कार्स मीन्स के हिसाब से पढ़ें, यानी कि जो हमारे स्कार्स रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, और अल्टीमेटली हम उससे क्या गेन कर रहे हैं, क्या उसका फाइनल इम्पैक्ट आया, इसके बारे में ही हम बात करें। इसी की रिलेशनशिप को हम स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, अब इन्होंने जो बात करी इसके फीचर्स पे हम ध्यान देते हैं। इन्होंने कहा ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ये बहुत मेन एस्पेक्ट था इकोनॉमिक्स का। इन्होंने कहा जो भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उसमें हम किस हिसाब से पढ़ेंगे कि ह्यूमन वांट्स को हम क्या लेकर चलेंगे, ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है, यानी कि कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन उनको फुलफिल करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं वो क्या है? स्कार्स है, वो हमारे पास कम है। तीसरा, इन्होंने किसके ऊपर बात की कि कैसे हम इन स्कार्स रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करें ताकि हम अपनी वांट्स को पूरा करते जाएं। ऑब्वियसली हम सारी वांट्स को पूरा नहीं कर सकते क्योंकि हमारी वांट्स क्या हैं? अनलिमिटेड हैं, लेकिन हम उसे कैसे एफिशिएंटली यूज करके धीरे धीरे अपनी वांट्स को पूरा करते रहते हैं, इसका एफिशिएंट यूज कैसे किया जाए स्कार्स रिसोर्सेज का, इसके बारे में बात करी मिस्टर लायनल रॉबिन्स ने। चौथी बात है नीड फॉर ऑप्टिमाइजेशन। इन्होंने ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर बात की। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैक्सिमम एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जिसे हम कई बार कहते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर इन्होंने बात की कि कैसे हम अपने स्कार्स रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करें, और ताकि हम अपनी वांट्स को फुलफिल कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट इज एम्फेसिस ऑन चॉइस। मैंने आपको बताया था जहां भी आप स्कार्सिटी की बात पढ़ेंगे हमेशा उसके साथ साथ क्या वर्ड आएगा? चॉइस वर्ड आएगा। तो स्कार्सिटी और चॉइस ये दोनों हमेशा एक साथ चलते हैं। कभी भी इंडिविजुअली आपको ये प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी कि केवल स्कार्सिटी है चॉइस नहीं है। अगर स्कार्सिटी है तो चॉइस होगी ही होगी, अगर स्कार्सिटी नहीं है तो देयर विल बी नो चॉइस प्रॉब्लम। अंडरस्टूड? अगला हम चलते हैं क्रिटिसिज्म के ऊपर। इनको कैसे क्रिटिसाइज किया गया? इनको कहा गया कि भैया इन्होंने स्कार्सिटी भी सही डेफिनेशन दी, कोई इशू नहीं है, चॉइस भी सही है, ह्यूमन वांट्स के बारे में इन्होंने बताया, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के बारे में इन्होंने बताया, ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताया, सब चीज ठीक है, बट इन्होंने फोकस किसके ऊपर नहीं किया? इन्होंने काफी चीजों के ऊपर फोकस नहीं किया। इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस नहीं किया, इन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस नहीं किया, इन्होंने डेवलपमेंट के ऊपर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस नहीं किया।
तो बहुत सारी चीजें थी जिसके ऊपर इन्होंने फोकस नहीं किया और केवल किसके ऊपर फोकस कर दिया, स्कार्सिटी के ऊपर। केवल इसी के ऊपर फोकस करके इन्होंने अपनी डेफिनेशन लिखी इकोनॉमिक्स की। इन्होंने काफी सारे मेन इश्यूज पे बात नहीं की, तो इसको भी हम एक कंप्लीट डेफिनेशन नहीं कहेंगे। अब हम आते हैं अपनी लास्ट डेफिनेशन के ऊपर, जो थी पॉल सैमुअलसन की डेफिनेशन, जिसकी डेफिनेशन किसकी थी, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन थी। ये थे मिस्टर पॉल सैमुअलसन। ये काफी मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहे गए। नोबेल प्राइज भी इन्हें मिला इनकी इकोनॉमिक्स के लिए। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी। यानी कि उसके पास जो भी पैसा है, जो भी उसके पास पैसा है, उसका यूटिलाइजेशन करके कैसे मैन एंड सोसाइटी चीजों को चूज करते हैं। ठीक, इसका मतलब इन्होंने स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेस की यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं इसके ऊपर बात की। इन्होंने ऑल्टरनेटिव यूजेस के ऊपर भी बात की। अब ऑल्टरनेटिव यूजेस क्या होते हैं कि एक पैसे का कितने सारे यूज हो सकते हैं, एक रिसोर्स का कितने सारे यूज हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे मैं बात करूं अगर इलेक्ट्रिसिटी की तो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे मैं आपको बात करूं, जैसे आपको पता है ना कि आपके घर में इन्वर्टर्स होते हैं। ठीक है, अब इन्वर्टर जब भी आपका चलता है तो आप बेसिकली उसका यूज कैसे करते हैं, किस चीज के लिए करते हैं, घर के फैन चलाने के लिए, ठीक है, लाइट्स चलाने के लिए। ठीक है, क्या आप उस समय वॉशिंग मशीन चलाते हैं, नहीं चलाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है वॉशिंग मशीन बहुत ज्यादा पावर खींचेगी और वॉशिंग मशीन अभी उतना रेलेवेंट नहीं है जितना रेलिवेंट फैन और लाइट्स हैं। गर्मी के दिन है, आपको फैन और लाइट्स तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन हाँ वॉशिंग मशीन का काम आप बाद में कर लेंगे, या फिर आपको अपने कपड़े आयरन करने हैं तो वो भी आप बाद में, इसको भी बाद में कर लेंगे। ये सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी से होंगी, लेकिन जो इसका सबसे बेस्ट यूज है, जब लाइट चली जाए, इलेक्ट्रिसिटी ना हो आपके घर पे, तो वो क्या है, फैन और लाइट्स है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेटिव यूजेस। और इस समय पर इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट यूज क्या है, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है आपके घर पे, इन्वर्टर के थ्रू आप गेन कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, फैंस और लाइट्स को यूज करना। तो कैसे आप अपने रिसोर्सेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हैं, इसको हम ऑल्टरनेटिव, उसके पहले सबसे पहले यूजेस देखते हैं कि उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस क्या है, और फिर उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन किसी भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए करते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद है टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देम फॉर द कंजप्शन नाउ और इन द फ्यूचर। यानी कि जो भी आपके पास, जो भी आपको प्रोड्यूस करना है, जो भी कमोडिटीज आपने बनानी है ओवर टाइम, उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है और कंज्यूम भी करना है। यानी कि आपको याद है मैंने आपको तीन चीजें बताई थी, प्रोडक्शन बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन बताया था और कंजप्शन बताया था। तो आप देख रहे हैं कि वो तीनों अपने इस डेफिनेशन के अंदर लिखिए। अगर हम इन सबको पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये एक ग्रोथ डेफिनेशन बन जाएगी। इसको आप पॉइंट्स में ना पढ़कर, इसको आप रेगुलरली अगर पढ़ेंगे तो ये एक डेफिनेशन है। इसको मैंने पॉइंट वाइज तोड़ा है ताकि आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, इसके बाद कहता है अमंग वेरियस पर्संस और ग्रुप्स इन द सोसाइटी। देखिए इसने किसी एक इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करी, इसने ग्रुप के बारे में बात करी, सोसाइटी के बारे में बात करी, तो इसने ओवरऑल पूरी सोसाइटी को भी कंसिडर किया। ठीक है, तो इसको हम इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं कह सकते, यानी कि इसने पूरी सोसाइटी को भी कंसिडर किया, इसने प्रोडक्शन, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों चीजों को भी कंसिडर किया। इसने स्कार्स रिसोर्सेज भी देखे, इसने उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी देखे, इसने देखा कि कैसे पैसे का यूटिलाइजेशन बेस्ट तरीके से किया जाए, और अल्टीमेटली जो लास्ट पॉइंट है वो है इंप्रूविंग द पैटर्न्स ऑफ द रिसोर्स अलोकेशन। रिसोर्स अलोकेशन का मतलब होता है कि आपके पास जो भी रिसोर्स है, जैसे आपके पास सपोज करो पैसा है, ठीक है, पैसा है आपके पास फॉर एग्जांपल, तो उस पैसे के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब उसका आप कैसे बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सपोज आपके पास बहुत लिमिटेड पैसा है, तो सबसे पहले आपको एजुकेशन पे अपना खर्च करना चाहिए ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो सके। उसके बाद आप अपनी फैशन के लिए या और सब चीज़ों के लिए अपने पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं। बट इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा एजुकेशन रहेगा, या हेल्थ के ऊपर आप अपना पैसा खर्च कीजिए।
ठीक है, तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि आपके पास जितना पैसा है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 लाख रुपए है, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल, तो इसमें से आप 50,000 रुपए एजुकेशन के ऊपर एलोकेट करेंगे, मान लो 20,000 रुपए आप हेल्थ के ऊपर एलोकेट करेंगे, फैशन अभी आपके लिए जरूरी नहीं होना चाहिए तो 5,000 रुपए एलोकेट करेंगे, बाकी जो पैसा बचा वो किसी और जगह में यूज करेंगे। तो इस तरीके से हमने अपने रिसोर्स का क्या किया, एलोकेशन किया और उसको बेटर बनाया, इंप्रूव किया। इसको हम कहते हैं आपका ग्रोथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि इसने सारे एस्पेक्ट के ऊपर बात की। तो ये जो डेफिनेशन है ये मोस्ट एडवांस्ड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कही जाती है, जिसमें कि मैक्सिमम चीजें कंसीडर कर ली गई। आई होप आप सब लोगों को क्लैरिटी से सुनाई दे रहा है। अभी भी मेरी वॉइस इन बिटवीन कट कर रही है? यस आकांक्षा, मैं डेफिनेटली आपके साथ ये नोट शेयर कर लूंगा थ्रू व्हाट्सएप। आई थिंक शुभम दिस में बी टेक्निकल इशू, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। सो बेसिकली अब हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के ऊपर जा रहे हैं। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और इसके लिए मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं, बिकॉज क्या होता है कि इकोनॉमिक्स हर कोई बच्चा इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। दिक्कत क्या रहती है कि उसको यही नहीं पता होता कि इकोनॉमिक्स को पढ़ना कैसे है। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताने जा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। जैसे अभी हमने डेफिनेशंस के बारे में बात करी, बहुत मोनोटोनस डेफिनेशंस हैं, लेकिन ठीक है, हमने उसको जितना लॉजिकली क्लियर करने की कोशिश करी, एनालिटिकली हमने उसे समझने की कोशिश करी, तो दैट इज ओके। बट अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि इकोनॉमिक्स को आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है, बिकॉज अब आपके मेन कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं। इसके बाद हमें इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। ये 6 पॉइंट्स हमने बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखने हैं कि इकोनॉमिक्स जब भी हम पढ़ें तो ये 6 बातों का हम स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा ध्यान रखें। सबसे पहला है, इट इज अबाउट ह्यूमन वांट्स विच इज डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन बिहेवियर। अब है क्या कि इकोनॉमिक्स एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट भी बन सकता है आपके लिए और बहुत सिंपल सब्जेक्ट भी बन सकता है, चॉइस इज योर्स। अब इसको कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं और इसे सिंपल कैसे बनाया जा सकता है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अभी हमने सबसे पहले जब डेफिनेशंस के ऊपर बात की थी तो आपको याद होगा कि हमने इसमें ह्यूमन वांट्स, है ना, इनके बारे में बात की थी कि वांट्स जो है वो अनलिमिटेड हैं, ठीक। तो ऑब्वियसली ह्यूमन वांट्स जो हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेड है, ह्यूमन के बिहेवियर के ऊपर। जिस तरीके से इंसान का बिहेवियर होगा उसी तरीके से उसकी वांट्स भी डेराइव होती हैं, उसी चीज से डेराइव होती हैं बेसिकली। जैसा भी आपका बिहेवियर होगा, जैसे सपोज कीजिए कि आप बहुत फन लविंग इंसान हैं, तो आपकी डिमांड क्या होगी, आप किस तरीके से किस चीजों की डिमांड करेंगे, आप ट्रेवल करना चाहेंगे, आपको सपोज आप एक ऐसे हैं जो कि आपको फैशन बहुत पसंद है, आप ह्यूमन बिहेवियर आपका क्या है कि आप बहुत ही ट्रेंडिंग हैं, ये आपका बिहेवियर है, ठीक। तो आपकी डिमांड कैसी होगी, आपकी वांट्स क्या होंगी, वॉचेस, गैजेट्स, कपड़े, है ना, इन सब चीजों पे आप बहुत ध्यान लगाना चाहेंगे। तो ह्यूमन वांट्स जो है वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब सेकेंड पॉइंट देखिए, ह्यूमन बिहेवियर जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना। एक पर्सन का बिहेवियर अलग हो सकता है, दूसरे का बिल्कुल अलग हो सकता है। आपके घर के अंदर अगर 6 जन आप लोग हैं तो हो सकता है कि 6 के 6 का बिहेवियर डिफरेंट हो, ठीक है। तो जब एक फैमिली के अंदर जितने लोग हैं उनका बिहेवियर डिफरेंट होगा, तो सोचिए कि इतनी बड़ी सोसाइटी के अंदर कितने सारे बिहेवियर पैटर्न्स होंगे अलग अलग लोगों के। तो अब सारे बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करना, इट इज वेरी वेरी टिपिकल थिंग, इट इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, ठीक है। मैं इसे डिफिकल्ट नहीं कहूंगा, मैं इसे चैलेंजिंग कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा डिफिकल्ट, लेट मी टेक इट थ्रू योर थर्ड पॉइंट। अब क्या है कि इसीलिए इकोनॉमिक्स में जितने भी रूल्स या जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो कभी भी 100% केसेस पे अप्लाई नहीं होते। ये इसकी एक, हम कह सकते हैं कि ये इसका एक चैलेंज है कि इकोनॉमिक्स में जो भी रूल्स, जो भी लॉ आप पढ़ने जाएंगे, पढ़ेंगे, आज भी पढ़ेंगे या आगे भी पढ़ेंगे,
तो वो 100% एप्लीकेशन उनकी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इंसान डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन हम लॉ जो पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर, वो जनरल एप्लीकेबल तो होते हैं, जनरली अप्लाई होते हैं, यानी कि वो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन पे तो अप्लाई होगा, बट 100% पॉपुलेशन पर अप्लाई नहीं होगा। तो इकोनॉमिक्स को आपको ये चीज बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कई बच्चे क्या करते हैं कि भाई ये चीज आपने ऐसे बताया था, ये तो इस केस में अप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो 100% केसेस पे अप्लाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए आप हर लॉ को जनरल लेवल पर पढ़ेंगे, स्पेसिफिक लेवल पर नहीं पढ़ेंगे, तो आपको इकोनॉमिक्स ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगी। अब इसको जनरल लेवल पर पढ़ने का क्या मतलब है? इसको जनरल लेवल पर पढ़ने का मतलब यह है कि आप इसे बहुत सिंपली अपने जो आपका नियर अराउंड इन्वायरमेंट है उसमें आप देखिए कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, जनरली कैसे बिहेव करते हैं। सिंपली अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को देखें, जैसे मैं कहूं बात कि अगर प्राइस कम होगा तो आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। ये एक जनरल थॉट है, ये एक स्पेसिफिक थॉट नहीं है, 100% केसेस पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, यानी कि कई लोग ऐसे होंगे कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो वो डिमांड भी बढ़ा देंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम लोग कैसे होंगे कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो वो उस चीज की डिमांड क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो हमें इसी तौर पर जनरल लेवल पर इकोनॉमिक्स समझनी है, स्पेसिफिक लेवल पर इकोनॉमिक्स को नहीं समझा जा सकता, बिकॉज ये 100% केसेस पर अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंडेड है और ह्यूमन बिहेवियर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। फाइनली हम इसमें पांचवा पॉइंट क्या पढ़ते हैं कि एजम्पशंस, बहुत सारी एजम्पशन पढ़ते हैं, क्योंकि हमें हमें जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 100% केसेस पर अप्लाई नहीं होता, तो जिन भी केसेस पर अप्लाई होता है पहले हम उन्हें अज्यूम कर चलेंगे कि हम इन केसेस के लिए पढ़ रहे हैं, जनरल लेवल पर पढ़ रहे हैं। और इसी वजह से इसका क्रिटिसिज्म भी होता है कि हर एस्पेक्ट हम नहीं देख पाते, हर एस्पेक्ट को हम अपने लॉ के अंदर इन्वॉल्व नहीं कर पाते, यही इसके क्रिटिसिज्म का रीजन बनता है। तो हम बहुत सारे क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे, डेफिनेशन, जैसे आपने अभी 4 डेफिनेशन पढ़ी, एडम स्मिथ ने कुछ कहा, मार्शल ने कुछ कहा, रॉबिन्स ने कुछ कहा, पॉल सैमुएल्सन ने कुछ कहा। तो हम हमेशा क्रिटिसिज्म जरूर पढ़ते हैं कि भैया आपकी इस पर्टिकुलर लॉ में, इकोनॉमिक्स में क्या चीजें छूट गई, क्या चीजों को आपने कंसिडर नहीं किया, तो ये भी हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इसीलिए बहुत सारी अजम्पशंस पढ़नी पड़ती हैं और बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हमें देखने को मिलते हैं। और लास्ट पॉइंट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि प्राइस का एग्जांपल दिया था, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हर केसेस में हो। प्राइस बढ़ेगा तो कुछ लोग डिमांड बढ़ा भी सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। क्योंकि लॉ इन जनरल तो कुछ और कह रहा है लेकिन हो कुछ और रहा है कुछ स्पेसिफिक केसेस में, इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्शंस बोलते हैं। यही हमारी लिमिटेशंस भी है। तो बेसिकली हमें इन 6 बातों का बहुत ध्यान रखना है इकोनॉमिक्स को पढ़ने से, किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले, कि इसको हमें जनरल लेवल पर पढ़ना है। इसका पूरा क्रक्स ये है कि आपको इसको जनरल लेवल पर पढ़ना है। अब हम बात करते हैं डायग्राम्स की। दूसरी जो गलती आप लोग करते हैं वो करते हैं डायग्राम्स बनाने। डायग्राम्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होती हैं ये मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। बेसिकली डायग्राम्स में इन 5 बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये 5 बातें क्या हैं? सबसे पहले एक डायग्राम में ओरिजिन होता है, फिर उसकी 2 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तीसरा मार्जिन्स, चौथा स्केलिंग और पांचवा लेबलिंग। ये 5 चीजें आपको बहुत ध्यान से किसी भी डायग्राम में देखनी है। जैसे मैंने आपको समझाने के लिए ये डायग्राम लिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें जरा मैं थोड़ा सा इसे करेक्ट कर दूं, ये डायग्राम खुद करेक्ट नहीं है, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूं। यहाँ पर इसमें ओरिजिन नहीं है, देखिए आप, ठीक है। तो ये इंटेंशनली छोड़ा हुआ है, इंटेंशनली इसे हटा रखा है, इसमें ये गलती है, ठीक है। तो अगर हम 5 बातों के ऊपर जाएं तो सबसे पहले एक डायग्राम में ओरिजिन होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब क्या है कि ओरिजिन होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तो अगर हम बात को समझें तो अगर आप अपना ग्राफ पेपर को अंडरस्टैंड करें, ठीक है, ग्राफ पेपर को अगर देखें तो आपका ग्राफ पेपर कैसा होता है? इस तरीके का होता है, ठीक है। यहां पर ओरिजिन होता है, इसको हम कहते हैं प्लस, ये भी प्लस है, ये माइनस है और ये भी माइनस है। अगर आप समझें तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसे हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट,
ठीक है। अगर आप इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखें तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों की दोनों क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई नेगेटिव है। तो यानी कि इस क्वाड्रेंट में भी एक नेगेटिव है, इसमें तो दोनों ही नेगेटिव है, इसमें भी एक नेगेटिव है। तो इन तीन चीजों का हम यूज नहीं कर सकते। हम यूज करेंगे तो केवल और केवल इस क्वाड्रेंट का यूज करेंगे। इसीलिए हमारा डायग्राम जो बनता है वो इस तरीके से बनता है, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। ऑब्वियसली कभी कभी वाई एक्सिस में हमें नेगेटिव पार्ट भी देखना पड़ता है, तो उसको हम किस तरीके से बनाते हैं, उस डायग्राम को हम बनाते हैं कुछ इस तरीके से। ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ठीक है, ये आपका माइनस हो गया। तो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी कर्व है, सपोज करिए वो ऐसे है, तो इधर क्या है, इधर तो जीरो लेवल है, ये पॉजिटिव आ गया, और ये वाला पार्ट जो नीचे वाला है ये नेगेटिव पार्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। आपको होपफुली बात समझ में आ गई होगी कि क्या मैं किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं। मैं वेरी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, और यहां पर हमारे ओरिजिन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यही था कि ओरिजिन होना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्या बताया था, एक्सिस होते हैं। एक्सिस हमारे पास दो होते हैं, जैसे अभी भी मैंने आपको बताया भी कि एक एक्स एक्सिस होता है, एक आपका वाई एक्सिस होता है। तो ओरिजिन और दो एक्सिस होते हैं। अब ये एक्सिस का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि इसमें मीनिंग क्या है इसका। तो एक्स एक्सिस हमेशा आप इंडिपेंडेंट फैक्टर को रखेंगे। ये डायग्राम की एक बेसिक गलती होती है, बहुत लोगों को ये समझ ही नहीं आता है कि एक्स एक्सिस में कौन सी चीज को रखें और वाई एक्सिस में कौन सी चीज को रखें। तो एक्स एक्सिस में हमेशा हम कौन सी चीज रखेंगे, इंडिपेंडेंट वाली चीज रखेंगे, और वाई में किसको रखेंगे, डिपेंडेंट फैक्टर को रखेंगे। अब इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, सपोज करो प्रोडक्शन की बात करता हूं, सपोज मैं प्रोडक्शन की बात करता हूं, तो प्रोडक्शन, आप अगर सोचिए कि अगर आपको प्रोडक्शन चाहिए, अगर आपको प्रोडक्शन चाहिए तो आपको प्रोडक्शन करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, लेबर की, ठीक है। तो अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक लेबर है और एक आपके पास प्रोडक्शन है। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें लेबर इंडिपेंडेंट है या फिर प्रोडक्शन इंडिपेंडेंट है, कोई मुझे बता सकता है कि लेबर इंडिपेंडेंट है या प्रोडक्शन इंडिपेंडेंट है, थोड़ा सा जल्दी बताइए। यस, ऑब्वियसली लेबर इंडिपेंडेंट है, और प्रोडक्शन क्या हो गया, प्रोडक्शन क्या हो गया, डिपेंडेंट किसके ऊपर, लेबर के ऊपर, बिल्कुल ठीक। तो यानी कि हम अगर बात करें कि लेबर और प्रोडक्शन की, तो उसमें प्रोडक्शन क्या हो गया, एक डिपेंडेंट फैक्टर हो गया, और लेबर क्या हो गया, एक इंडिपेंडेंट फैक्टर हो गया। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं अगर मैं इस डायग्राम को देखूं, ठीक है, अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो यहाँ पर एक्स एक्सिस है, और मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस में क्या होता है, इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है, और वाई एक्सिस में क्या होता है बताइए, डिपेंडेंट फैक्टर होता है, ठीक है। तो बताइए लेबर और प्रोडक्शन को हम कहां कहां रखेंगे, एक्स में हम क्या रखेंगे, एक्स में क्या रखेंगे, इंडिपेंडेंट फैक्टर, दैट मीन्स हमें यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, लेबर, और वाई में क्या था, डिपेंडेंट फैक्टर, दैट मीन्स हमें यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, प्रोडक्शन रखना पड़ेगा। अंडरस्टूड। तो हमेशा वाई एक्सिस पे क्या रखना पड़ेगा आपको, डिपेंडेंट फैक्टर, और एक्स एक्सिस में हमेशा क्या रखना पड़ेगा आपको, इंडिपेंडेंट फैक्टर। ये तो मैंने एग्जांपल दिया आपको प्रोडक्शन और लेबर का, प्रोडक्शन एंड लेबर का एग्जांपल, तो आप समझ गए कि ये क्या है, डिपेंडेंट है, और ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। बट हमेशा प्रोडक्शन डिपेंडेंट हो ये भी जरूरी नहीं है, केस अगर बदलेगा तो इसमें आपका जो आइडिया है वो भी बदल जाएगा। जैसे अब मैं बात करता हूं कॉस्ट की, ठीक है। अब मुझे बताइए कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, कॉस्ट डिपेंडेंट होता है प्रोडक्शन के ऊपर।
जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी कॉस्ट होगी। पहले प्रोडक्शन होगा तभी कॉस्ट होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो बताइए कॉस्ट क्या हो गया? कॉस्ट हो गया डिपेंडेंट और प्रोडक्शन क्या हो गया बताइए? इंडिपेंडेंट। तो अब एक्स एक्सिस में हमें क्या रखना पड़ेगा बताइए? प्रोडक्शन रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन क्या हो गया? इंडिपेंडेंट केस हो गया। और अब वाई में हमें क्या रखना पड़ेगा? कॉस्ट रखनी पड़ेगी। ठीक है, एक चीज ये भी हो गई। और फाइनल चीज मैं आपको इसी पार्ट के अंदर ये बता दूं कि जब भी आप डायग्राम, कोई भी डायग्राम अगर आप बनाते हैं, जैसे मैं प्रोडक्शन और कॉस्ट को लेकर बना रहा हूं, तो यहां पर कॉस्ट होगा और यहां पर प्रोडक्शन होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में हमेशा इंडिपेंडेंट फैक्टर होगा और वाई एक्सिस में हमेशा डिपेंडेंट फैक्टर होगा। ये आप समझ गए। तो यहां पर जो डायग्राम बनेगा, जो डायग्राम बनने जा रहा है, वो हमेशा और हमेशा इसी फैक्टर का हमें चाहिए, इसी फैक्टर का बनेगा। डायग्राम कभी भी इसका नहीं बनेगा। डायग्राम हमेशा वाई एक्सिस वाले कंटेंट का बनेगा। तो यहां पर अगर मैं ये कर्व बनाता हूं, तो ये कर्व कौन सी कर्व हो गई? कॉस्ट कर्व हो गई, प्रोडक्शन की कर्व नहीं है। तो जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ा, ठीक है, मान लो प्रोडक्शन था 1, फिर 2, फिर 3, तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो उसी हिसाब से आपकी कॉस्ट भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। मान लो 10, 20 और 30। अंडरस्टूड? तो इसी तरीके से हम सारे डायग्राम्स को अंडरस्टैंड करेंगे। ये बेसिक बात है डायग्राम की। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसमें हमने क्या पढ़ना था? मार्जिन। कि डायग्राम में मार्जिन का रोल भी बहुत बड़ा होता है। बेसिकली बच्चे गलती करते हैं। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें, तो पहला मार्जिन इसने यहां डाला है, दूसरा यहां डाला है, तीसरा यहां डाला है। अगर आप इसको गौर से देखें, तो ये जो गैप है, ये बिल्कुल बराबर गैप्स हैं। ठीक है, और केवल हॉरिजॉन्टली ही नहीं, वर्टिकली भी ये गैप्स क्या है? बिल्कुल बराबर है। यानी कि ये गैप और ये गैप सब क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तभी आपका डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। कभी भी किसी भी डायग्राम में कोई गलती नहीं होगी अगर आपके मार्जिन्स ये और ये बराबर है। ठीक है, ये तीसरी बात थी। चौथी बात थी हमारी स्केलिंग। जो बच्चे बहुत गलती करते हैं, बच्चे क्या करते हैं? फ्री हैंड डायग्राम बनाकर आ जाते हैं। सबसे बड़ी गलती ये होती है, क्योंकि डायग्राम हमेशा किस में बनता है? ग्राफ में बनता है। और आपको पता है ग्राफ बिल्कुल क्या होता है? स्केल्ड होता है, बिल्कुल स्केल्ड होता है, राइट? तो इसीलिए कभी भी फ्री हैंड डायग्राम नहीं बनाने हैं। फ्री हैंड अगर आप डायग्राम बनाओगे, आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे। एग्जामिनर के पास पूरा राइट है आपके नंबर काटने का। ठीक है, हमेशा डायग्राम आपको स्केल से बनाना है, स्केल से हमेशा डायग्राम बनाना है। फ्री हैंड डायग्राम कभी भी नहीं बनाना है, ये आप याद रखेंगे। ठीक, और पांचवा पॉइंट आपका जो है, वो है आपका लेबलिंग। यानी कि डायग्राम, अगर आप इस डायग्राम को देखें, तो ये डायग्राम प्रॉपरली लेबल्ड डायग्राम है। देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्स एक्सिस में क्या दिखा रहे हैं हम? क्वांटिटी। वाई एक्सिस में क्या दिखा रहे हैं? प्राइस। ये देखिए आप, ये जो हमने इसकी कर्व बनाई, डिमांड कर्व बेसिकली ये है। तो इसमें हमने तीनों पॉइंट्स बताए, तीनों पॉइंट्स बनाए और उसके नाम लिखे। ये पूरा डायग्राम जिसका डिमांड रिलेशनशिप शो कर रहा है, ये भी हमने दिखाया। तो इसका मतलब ये है कि जिस डायग्राम में प्रॉपर हर चीज क्या है और लिखी गई है, उसको हम प्रॉपरली लेबल्ड डायग्राम बोलते हैं। तो ये पांचों बातें आपके पूरे के पूरे, जब भी आप डायग्राम बनाएंगे, जिस भी कॉन्सेप्ट में आप डायग्राम बनाएंगे, उसमें ये बात होनी ही चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपने बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर अब हम एक्चुअल में आपके कॉन्सेप्ट शुरू कर चुके हैं। ये हमारी दो बातें थी, हाउ टू स्टडी इकोनॉमिक्स एंड बेसिक्स ऑफ डायग्राम्स। थर्ड अब हमारा पॉइंट है इकोनॉमिक्स स्टार्टर्स। अब यहाँ पर बच्चे इसमें भी बहुत उलझे हुए रहते हैं कि एवरेज का मतलब क्या, मार्जिनल का मतलब क्या, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, बच्चों को समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, तो उनके लिए मैं आपको बेसिकली ये सारी चीजें इन जनरल पहले ही बता दे रहा हूं, बिकॉज ये आगे सारी चीजें आने वाली हैं। तो इसके लिए आपको पहले से रेडी रहना पड़ेगा कि हाँ भाई ये क्या चीजें हैं, आपको पहले से पता होंगी तो आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज की। ठीक है, अब जनरली अगर हम एवरेज के बारे में बात करें, तो एवरेज का मतलब क्या होता है? आपने बचपन में बहुत मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, उसमें आपने पढ़ा होगा कि भाई किसी चीज का सम टोटल और उसको नंबर ऑफ यूनिट्स से डिवाइड कर दे। यही पढ़ा था आपने पहले भी। ठीक है, मैथमेटिक्स में आपने ये पढ़ा होगा। बस
इतना ही आपको अंडरस्टैंड करना है। ये मैंने यहाँ पे भी लिखा है, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर। पहले आपको टोटल करना है, फिर नंबर करना है। अब सपोज करिए मैंने लिखा एवरेज, मान लो प्रोडक्शन। तो मुझे बताइए, सबसे पहले बताइए एवरेज को कैसे निकालते हैं। अभी हमने बात करी टोटल डिवाइडेड बाय नंबर, ये हो गया एवरेज, ठीक। लेकिन एवरेज किसकी निकालनी है? प्रोडक्शन की निकालनी है। तो हमें टोटल भी किसका करना पड़ेगा? ऑब्वियसली प्रोडक्शन का करना पड़ेगा। आपको बात समझ में आ रही है? तो इसका क्या मतलब हुआ, कभी भी किसी भी चीज की एवरेज निकालनी है तो हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा? टोटल डिवाइडेड बाय नंबर। अब देखेंगे एवरेज किसकी निकालनी है, तो एवरेज निकालनी है प्रोडक्शन की, तो हम टोटल भी किसका करेंगे? प्रोडक्शन का। ऐसे ही अगर एवरेज रेवेन्यू निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर। ऐसे ही अगर एवरेज कॉस्ट चाहिए तो एवरेज के लिए क्या होता है? टोटल बाय नंबर, और किसका एवरेज? कॉस्ट का एवरेज, तो टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर। ठीक है। अगला, जैसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अब क्या है? अब आपको एवरेज चाहिए तो टोटल चाहिए, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर। लेकिन एवरेज किसका चाहिए अब? वेरिएबल कॉस्ट का। तो टोटल का भी क्या करना पड़ेगा? टोटल भी किसका करना पड़ेगा? वेरिएबल कॉस्ट का। ऐसे ही एएफसी, ऐसे ही एसी, यानी कि जितनी भी एवरेज की चीजें होती हैं सबको आपको क्या करना पड़ता है? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही चित्रा। सो इस तरीके से ही आपको क्या करना पड़ेगा? सारी चीजों के एवरेजिंग करनी पड़ेगी। सो आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। नाउ अब हम चलते हैं मार्जिनल वर्ड के ऊपर। ठीक है। मार्जिनल वर्ड किस वर्ड से बना है बताओ? मार्जिन से बना है। मार्जिन का मतलब होता है किसी भी चीज का गैप। जैसे अगर मैं बोलूं 5 और 12, इसका मार्जिन क्या है? कोई बताएगा जल्दी से फटाफट? 7। ग्रेट। तो 5 और 12 का जो मार्जिन था वो था 7। यानी कि मार्जिन का मतलब क्या हुआ? इन दोनों के बीच का गैप कितना है। तो बेसिकली गैप को ही हम मार्जिन कहते हैं। ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने वैल्यूज लिखी, जैसे सपोज करें हम प्रोडक्शन की वैल्यू लिखते हैं, टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है। अब प्रोडक्शन कैसे होता है आपको पता है? लेबर करता है, अभी हमने पीछे डायग्राम में समझा। तो मान लो एक लेबर है, दो लेबर है और तीन लेबर है। एक लेबर ने 5 यूनिट्स बनाए, दो लेबर ने मान लेते हैं 12 यूनिट्स बनाए, तीन लेबर ने मान लेते हैं 20 यूनिट्स बनाए। ठीक है। अब हम जानना चाहते हैं कि मार्जिनल कितना हुआ। मार्जिनल क्या? हम भाई प्रोडक्शन को देख रहे हैं टोटल, तो मार्जिन भी किसका देखना पड़ेगा? प्रोडक्शन का। तो टीपी से क्या निकल कर आएगा बताओ? एमपी। तो इसके गैप को हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल प्रोडक्शन। कितने का गैप है बताओ? 7 का। ये 7 किसने बनाए? फर्स्ट ने बनाए या सेकंड ने बनाए? जल्दी से बताओ। 7 7 का प्रोडक्शन किसने किया? फर्स्ट ने किया या सेकंड ने किया? करेक्ट, सेकंड ने किया। तो 7 का प्रोडक्शन किया आपका सेकंड बंदे ने। ठीक है। तो इसीलिए यहां लिखा जाएगा। अब बताओ इन दोनों के बीच में क्या गैप है? सेकंड और थर्ड के बीच में 8। ठीक। ये 8 किसने प्रोड्यूस किए? थर्ड वाले ने। ये 7 किसने प्रोड्यूस किए थे? सेकंड वाले ने। ए फर्स्ट वाले ने कितना प्रोड्यूस किया? 5। तो यही हो गया आपका क्या? मार्जिनल प्रोडक्शन। बोलो आपको बात समझ में आ गई? तो बेसिकली मार्जिनल कैसे निकलेगा? जो हमारे फॉर्मूला है बुक्स के अंदर, वो कैसे निकालते हैं? वो कहते हैं चेंज इन टोटल डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर। अभी चेंज इन टोटल और चेंज इन नंबर क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो अगर हम मार्जिनल प्रोडक्शन देख रहे हैं तो हमें चेंज इन टोटल प्रोडक्शन देखना पड़ेगा और चेंज इन नंबर देखना पड़ेगा। अब ये कैसे? जैसे मान लो मैं इस कैटेगरी की बात करूं, ये 7 कैसे आया? ये मार्जिनल प्रोडक्शन 7 कैसे आया? हमने देखा टोटल प्रोडक्शन में चेंज कितना? 7 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर में चेंज। नंबर किसका देखेंगे इधर? लेबर का। ठीक है। तो नंबर ऑफ लेबर में कितना चेंज हुआ? 1। तो 7/1 7 ही आएगा। ऐसे ही यहां पर कितना चेंज हुआ टोटल प्रोडक्शन में? 8 का। और इधर कितना चेंज हुआ? 1 का। तो 8/1 8। तो इस तरीके से आपका मार्जिनल हमेशा इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। तो अब बस को बताइए कि आपको एमपी समझ में आ गया? चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन क्यू, क्वांटिटी या नंबर कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसी मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकल कर आएगा? चेंज इन टोटल रेवेन्यू।
भाई अगर मार्जिन रेवेन्यू का देखना है तो टोटल में चेंज किसके देखना पड़ेगा, रेवेन्यू के, चेंज इन क्वांटिटी। ऐसे ही अगर मार्जिनल कॉस्ट देखनी है तो चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, इसी हिसाब से देखना पड़ेगा। आपको बात समझ में आ गई? तो हमेशा टोटल का जो चेंज होता है वही क्या होता है, मार्जिनल होता है। इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी होपफुली। अब हम अगले जो कॉन्सेप्ट लेने जा रहे हैं वो लेने जा रहे हैं स्टॉक एंड फ्लो। ठीक है, स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम केसेस में ये बच्चे गलती कर देते हैं। स्टॉक एंड फ्लो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये बहुत आगे तक आपके काम आएंगे। अब हम जरा स्टॉक की बात करें सबसे पहले, या मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूं, देखेंगे स्टॉक है या फ्लो है। ठीक है, जैसे आप सब लोग अगर कॉमर्स से हैं तो आप सब लोगों को पता होगा बैलेंस शीट। ठीक है, ये चलिए मैं सभी लोगों को कंसिडर कर रहा हूं तो इसीलिए हो सकता है कि कुछ लोग आप कॉमर्स के ना हो, किसी और बैकग्राउंड के हो, साइंस या आर्ट्स के। हम बहुत सिंपल लेकर चलते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो हम एक बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और मैं बहुत सिंपल लेकर चल रहा हूं तो इसलिए मैं डेट्स को थोड़ा सा अलग ले रहा हूं। मान लो हमने 1 जनवरी 2018 को अपना बिजनेस शुरू किया। ठीक है, और एक साल 31 दिसंबर 2018 को हमारा पूरा होगा। ठीक है, अब हमने पूरे साल भर काम किया और 31 ये आ गई हमारे ईयर का लास्ट डेट। ठीक है, इस साल 31/12/2018 को अगर कोई आपसे पूछे कि आज 5 बजे तक आपका प्रॉफिट कितना है, तो क्या हम ये बता पाएंगे, हाँ या ना? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, क्या हम ये बता पाएंगे कि 31 तारीख को हमारा प्रॉफिट कितना है? शुभम कह रहे हैं नो, सौरभ नो, चित्रा नो, तालिब कह रहे हैं यस, कुमार कह रहे हैं नो, अनुराग कह रहे हैं यस। Not ओके possible. ओके, सो अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। भाई 31 दिसंबर को हमारे पास कितना प्रॉफिट है ये हम बिल्कुल बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते? हम क्या, अगर हमारे पास लास्ट डेट में हम पहुंच गए बिजनेस की, इस साल के एंड में पहुंच गए, तो हम बिल्कुल बता सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना है। ठीक है, बिल्कुल बता सकते हैं। लेकिन अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, जैसे सपोज करो एक रिवर है, वो ऐसे बह रही है, ये रिवर इस तरीके से बह रही है। क्या हम बता सकते हैं कि इस रिवर ने अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 5:05 पे कितना फ्लो होगा, कितना इसका स्पीड होगा, क्या हम ये बता सकते हैं? यस, हम बिल्कुल नहीं बता सकते रिवर के केस में कि इसका 5:05 पे क्या स्पीड होगी, ये हम बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहा है। हम इसकी स्पीड बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ, सुबह एक, या अगर हम बात करें, जैसे मैं कहूँ कि 1 बजे से लेकर 5 बजे तक इसकी एवरेज स्पीड मान लेते हैं 100 माइल्स या 100 किलोमीटर पर आवर थी। मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ कि 1 बजे से लेकर 5 बजे तक रिवर की जो स्पीड थी वो 100 किलोमीटर पर आवर थी, ये हम कह सकते हैं। लेकिन 5:05 एग्जैक्ट इस टाइम पर इसकी स्पीड ये थी, हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, जबकि ये जो टाइम पीरियड है ये एक पीरियड ऑफ टाइम है, ये पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आ गई? तो जो फ्लो कॉन्सेप्ट होता है वो हमेशा किसके लिए लगता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और स्टॉक का कॉन्सेप्ट हमेशा किसके ऊपर लगता है? पॉइंट ऑफ टाइम के। अगर मैं आपसे कहता कि 31 दिसंबर 2018 को हमारा जो प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपए का है, आज की डेट में हमें 1 लाख रुपए प्रॉफिट दिखा रहा है, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है।
आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, तो स्टॉक कॉन्सेप्ट का क्या मतलब हुआ? स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ जिसको हम पॉइंट ऑफ टाइम में देख पाते हैं, जबकि फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ? जिसको हम पीरियड ऑफ टाइम में देख पाते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसका और एग्जांपल ले लूं, जैसे मैं कहूं कि मेरे पास बैंक अकाउंट में आज की डेट में कितना पैसा है, क्या मैं ये बता सकता हूं, हाँ या ना? यस, मैं बता सकता हूं कि मेरे बैंक अकाउंट में आज की डेट में कितना पैसा है, ये हम बता सकते हैं, राइट? तो बताइए ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम वाला हुआ या पीरियड ऑफ टाइम वाला हुआ? एग्जैक्टली स्टॉक कॉन्सेप्ट हुआ, बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम वाला हुआ, बिल्कुल स्टॉक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ठीक, आप समझ गए आप। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। डन। अब हम बात करते हैं साइंस एंड आर्ट के ऊपर। साइंस एंड आर्ट भी हमारे दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, साइंस और आर्ट भी हमारे पास दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। अब जरा बात करते हैं साइंस के ऊपर। साइंस में मैंने लिखा है, अगर आप देखें यहाँ पे, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। सिस्टमैटिक वर्ड मैंने यूज किया है। ठीक है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। अब ये सिस्टमैटिक का क्या मतलब होता है? सिस्टमैटिक मतलब होता है जिस चीज में एक सिस्टम हो, एक सीक्वेंस हो, उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जरा देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि जैसे सपोज कीजिए, यस, आज का आपका सिलेबस है, हाँ, आपकी जो सिलेबस है वो कैसे शुरू होती है? सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाता है, फर्स्ट चैप्टर। फिर आपको पढ़ाया जाता है कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ाया जाता है। ठीक है, मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, कंज्यूमर बिहेवियर। उसके बाद क्या पढ़ाया जाता है? आपको डिमांड पढ़ाया जाता है। उसके बाद क्या पढ़ाया जाता है? हम ये सब चीजें आज भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ाया जाता है, ये क्या चीजें हैं बताएंगे आपको, पांचवा पॉइंट। उसके बाद आपको पढ़ाया जाता है प्रोडक्शन, फिर पढ़ाया जाता है कॉस्ट, फिर पढ़ाया जाता है रेवेन्यू, है ना? तो ये सारी चीजें इस सीक्वेंस में पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, अब सपोज करो हम आपको सबसे पहले प्रोडक्शन पढ़ाना शुरू कर दें, और इंट्रोडक्शन या कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में या फिर डिमांड के बारे में हम आपको बताएं ही ना, ये नहीं पढ़ाएं, सीधा यहां से पढ़ाना शुरू कर दें, तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने सिस्टम को फॉलो नहीं किया, हमने सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया। अगर हम सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी नॉलेज ज्यादा बेटर होगी। तो इसीलिए जो हम ये सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तभी हम इसको बेटरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसीलिए जो ये सीक्वेंस में पढ़ने की चीज होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इसी को हम बोलते हैं साइंस। ये हमारे लिए एक साइंस है। जैसे साइंस का अगर मैं एग्जांपल लूं सीधा सीधा, तो आपने देखा होगा, आप कई सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो उसमें कहते हैं कि भाई पहले ये करो, फिर दूसरा स्टेप करो, फिर तीसरा स्टेप करो, फिर चौथा स्टेप करो, ऐसे कहते हैं। अब क्या ऐसा हो सकता है कि पहले चौथा स्टेप कर दिया, फिर फर्स्ट स्टेप पे फिर आए, फिर थर्ड में आए? ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे तो हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा, राइट? तो इसीलिए जो साइंस होती है वो हमेशा सीक्वेंस से चलती है, एक सिस्टम से चलती है। हर उस चीज को जिसमें सिस्टम फॉलो होता है, उस चीज को हम साइंस कह सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा मैनेजमेंट इज अ साइंस। मैनेजमेंट साइंस क्यों है बताइए? क्योंकि मैनेजमेंट में आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, सबसे पहला चैप्टर क्या आता है? प्लानिंग आता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग आता है, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। ये आपने पढ़ा होगा, ट्वेल्थ में पढ़ा होगा अगर बिजनेस स्टडीज आपके पास थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे। सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे, फिर हम उस चीज के क्या करेंगे? उसके लिए सामान ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। फिर हम लोगों को रखेंगे, स्टाफिंग करेंगे। फिर हम उनको डायरेक्शंस देंगे, डायरेक्टिंग करेंगे। और फिर हम उन लोगों को कंट्रोल करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे। तो सीक्वेंस ऐसे ही चलेगा। अगर आप पहले डायरेक्टिंग करना शुरू कर दें और प्लानिंग बाद में करें, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ऐसा हमने किया तो हमारा पूरा जो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो फेल कर जाएगा, लॉस में आ जाएगा। क्योंकि हमने प्लानिंग बनाई नहीं और सीधा काम करना शुरू कर दिया, लोग रखने शुरू कर दिए, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए इसको भी हम एक सिस्टम के थ्रू फॉलो करेंगे। इसलिए मैनेजमेंट भी क्या है? एक साइंस है।
ठीक है। सिमिलरली इकोनॉमिक्स भी क्या है, एक साइंस है। हम इसको एक पर्टिकुलर पैटर्न के थ्रू पढ़ते हैं, आगे पीछे नहीं पढ़ सकते। तो होपफुली आपको ये साइंस बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम आर्ट की। जो आर्ट होती है उसमें हमेशा क्या होती है, जो भी आपके पास नॉलेज है उसकी आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हो। जैसे जैसे एग्जांपल देते हैं, एक मुझे बहुत बढ़िया सिंगर का नाम बताइए, अपने फेवरेट सिंगर का नाम जल्दी से बताइए। कोई एक बच्चा बता दीजिए फटाफट। अरिजीत, सोनू निगम, ग्रेट। मान लेते हैं सोनू निगम की हम बात करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, सोनू निगम ने क्या किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है म्यूजिक की? नहीं, सोनू निगम ने किसी यूनिवर्सिटी से म्यूजिक की पढ़ाई नहीं की, लेकिन उसने क्या किया है, जो सीखा है उसे प्रैक्टिकली अप्लाई किया है। तो म्यूजिक क्या है? म्यूजिक एक आर्ट है, एक आर्ट है, क्योंकि वो थ्योरेटिकली नहीं सीखी जा सकती, केवल थ्योरेटिकली नहीं सीखी जा सकती। थ्योरेटिकली जरूरी है पर सीखी नहीं जा सकती अगर केवल और केवल आप थ्योरेटिकली करेंगे। उसका क्या जरूरी है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जरूरी है। तो हर वो चीज जिसका केवल और केवल थ्योरेटिकली नॉलेज से नहीं चलेगा, उसको आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ेगा। हर ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? आर्ट बोलते हैं। ठीक है। तो क्या इकोनॉमिक्स भी एक आर्ट है? बिल्कुल इकोनॉमिक्स एक आर्ट है, क्योंकि जितनी चीजें हम पढ़ते हैं डिमांड के बारे में, जैसे हम आज क्या पढ़ रहे हैं, डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो डिमांड के बारे में हम थ्योरी तो आज समझ रहे हैं, लेकिन क्या हम इसे लाइफ में अप्लाई नहीं करते? बिल्कुल अप्लाई करते हैं। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होता है। इसीलिए इकोनॉमिक्स क्या है, एक आर्ट भी है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। और फाइनल आपका जो अगला कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ेंगे रियल और नॉमिनल। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, लेट मी टेक द व्यू पॉइंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स टिल नाउ। क्या आप लोग को ये जितनी भी चीजें मैं आज समझा रहा हूं, क्या आप लोगों को समझ में आ रही है? प्लीज जल्दी से यस का जवाब दीजिए, सो दैट कि आई कैन अंडरस्टैंड आप लोगों को समझ में आ रहा है। ग्रेट ग्रेट, दैट्स इट, बस 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 चैट बॉक्स बंद कर। अब हम शुरू करते हैं अपना अगला कॉन्सेप्ट, रियल एंड नॉमिनल कॉन्सेप्ट हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये किसी बच्चे ने YouTube चैनल के बारे में पूछा है। यस, मैं बहुत जल्दी एक YouTube चैनल में ज्वाइन करूंगा। ठीक है, और YouTube चैनल का नाम है साइकॉम। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसमें अभी साइंस और बेसिकली कॉमर्स करके ये एक चैनल है साइकॉम करके। अभी तक इसमें साइंस के लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं सीनियर लेवल्स के लिए। अब आगे मैं भी इस चैनल का पार्ट बनने जा रहा हूँ, सो इस कॉमर्स वाले सेक्शन को मैं देखूंगा। ठीक है, और आप लोग इस चैनल को बाद में अगर आप चाहें तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसमें मैं क्या क्या कौन कौन सी क्लासेस लेता हूँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 11th 12th BCom, CA, CMA, CS एंड BBA, ये बेसिकली इन स्टूडेंट्स को केटर करते हैं हम। इस इन स्टूडेंट्स को हम केटर करेंगे इस पर्टिकुलर चैनल में, राइट। तो आप लोग यस, मैं बिल्कुल तेजस्वी, मैं बिल्कुल आपको ये सारे नोट्स सेंड कर दूंगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आएंगे सारे के सारे। ठीक है, चलिए अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, रियल एंड नॉमिनल कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, जैसे मैं 2 ईयर्स को लेता हूं, जैसे मैंने लिया 2010 और 2020। बच्चे मेरे को बार बार ये वो करना पड़ता है। हाँ दुर्गेश, इसको हम YouTube पर भी डेफिनेटली लोड करेंगे। बट आज की क्लास जो है आपकी 3 घंटे की क्लास है, और 3 घंटे के लेक्चर्स एक साथ डालना वो आप लोगों को भी YouTube में सूटेबल नहीं लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, लेक्चर बाय लेक्चर, मतलब टॉपिक बाय टॉपिक लेक्चर्स लोड करूंगा, ताकि आप लोगों को एक प्रॉपर फोकस करके आप उस वीडियो को देख सके। बहुत सारे अगर उसमें टॉपिक्स होंगे तो वो आप लोग खुद ही मोनोटोनस हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी, हाँ बिल्कुल, संस्कार मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा,
और मैं YouTube पर भी लोड करूंगा। YouTube पर मैं ज़्यादा और भी एक्सप्लेनेशन करूंगा, बिकॉज मैं उसमें केवल एक 1 बाय 1 टॉपिक पर क्या नाम है, मैं फोकस करूंगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके। ठीक है, तो YouTube चैनल टॉपिक वाइज होगा, लेकिन यस, मैं व्हाट्सएप में आपको कंप्लीट नोट्स भेज दूंगा, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर हो जाएगी। ठीक है, हाँ केशव, आपके साथ ग्रुप लिंक शेयर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, ओके, सो मूविंग टू द टॉपिक। बस बच्चे अब जरा चैट बॉक्स बंद करते हैं। यस, सो अब बात करते हैं रियल एंड नॉमिनल कॉन्सेप्ट के ऊपर। जैसे मैं 2 ईयर लेता हूं, 2010 और 2020। ठीक है, मान लो मैंने ये दो ईयर ले लिए। इस ईयर को हम कहेंगे बेस ईयर, और इस ईयर को हम क्या कहेंगे, करंट ईयर। ठीक है, अब इसमें मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ले लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स ले लिया। ठीक है, अब वेजिटेबल के मैं प्राइस देखूंगा और क्वांटिटी देखूंगा। ठीक, तो अब हम बात करते हैं 2010 की पहले, फिर हम बात करेंगे 2020 की। मान लो 2010 में वेजिटेबल्स, कोई भी वेजिटेबल ले लेंगे, वेजिटेबल का जो प्राइस था, ठीक है, जैसे अनियन ले लिया मैंने, अनियन बहुत इंपॉर्टेंट वेजिटेबल है, सरकारें भी गिर जाती हैं इसके थ्रू कई बार। सो हम प्राइस ले लेते हैं कि 2010 में इसका प्राइस था 10 रुपए पर केजी। और उस समय आप पर मंथ मान लेते हैं 10 केजी आप प्याज खरीद रहे थे। ठीक है, तो मुझे बताइए फटाफट कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना होता था। 10 रुपए प्राइस था, 10 किलो आप खरीदते थे, तो आप हर महीने 100 रुपए खर्च करते थे। ठीक है ना, 100 रुपए आप लोग हर महीने खर्च करते थे। अब सपोज करते हैं 2020 आ गया, और फॉर एग्जाम्पल इसका प्राइस कितना हो गया, 50 रुपए पर केजी हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं 50 रुपए इसका प्राइस हो चुका है पर केजी का। और अब आप मान लेते हैं 5 किलो प्याज कंज्यूम कर रहे हैं, तो बताइए टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 250 हो गया। ठीक है, 250 रुपए आप खर्चा कर पा रहे हैं अब। ठीक है, अब एक बात जरा ध्यान से समझते हैं इस पूरे टॉपिक में। अभी तक इन इन नंबर्स को आप याद रखिएगा। पहले प्राइस 10 था,